नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फाइनली जो ईरान है और इजराइल है, इसके बीच में सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, लेकिन एक चीज यहाँ पर नहीं खत्म हुई है, वो है दुश्मनी। क्योंकि सीज फायर तो जबरदस्ती करवाया गया ना यूएस के द्वारा, लेकिन यहाँ पर दुश्मनी निकालते हुए इजराइल ने ईरान की जो सेंट्रल बैंक थी उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके पीछे का मोटिव आपको साफ साफ नजर आएगा कि अगर हम किसी बैंक को आतंकी घोषित कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि हम उनको आर्थिक तौर पर तोड़ना चाहते हैं। देखिए, इजराइल अभी भी इस चीज से खुश नहीं है कि सीज फायर हो गया है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई दोबारा हमला नहीं हो सकता है। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन यहाँ पर यह जरूर देखा जा रहा है कि अब ईरान को इजराइल ने पूरी तरीके से अपने फोकस एरिया में रख रखा है। वो जितना उसको हार्म पहुंचा सकता है उतना वो हार्म पहुंचाएगा, चाहे वो उसकी नीतियां हो, चाहे वो इस तरीके के बैन हो, ये सारी इस पे इंपोज करी जाएंगी। चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी फुल डिटेल मैंने इसमें आपको बताई हुई है। साथ ही हमारा जून एंड ऑफर भी शुरू हो चुका है, जिसमें आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इस डिस्काउंट में आपका ऑनलाइन लाइव डीएलपी और टेस्ट सीरीज आपका शामिल है। और जितने भी आपके इसमें कोर्सेज हैं, लाइक आईएएस फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, 60% ऑफ है। और उसके बाद ऑफ के बाद ये जो आप फीस देख रहे हो, जीएस ओनली, जीएस प्लस सीसेट, ये फीस आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो। यानी कि हर महीने अगर आप एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो 10-10 हजार करके आप 5 महीने में फी को पे कर सकते हैं। लाइक तो इस तरीके से आपको वो काउंसलर्स बता देंगी कि क्या ईएमआई की सुविधा रहेगी। आगे आ जाते हैं, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर भी आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये फीस भी आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो। अगर यूपी पीसीएस की बात करें 30,000 है तो आप इसको 3 बार में पे कर सकते हैं। 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच हमारा चला जा रहा है। 70 डेज प्रोग्राम है। 4,500 रुपए फीस मात्र आपकी रखी गई है, बहुत मिनिमल फीस है। इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2026, जो कि 140 दिवसीय प्रोग्राम है। हमारी जो लाइक अखिल मूर्ति सर हो गए और रितेश सर हो गए, ए.के. अरुण सर हो गए, ये सारे सर आपको इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में गाइड करने वाले हैं। 2 फीस क्राइटेरिया है, एक सामान्य विद्यार्थी और एक संस्कृति आईएएस के जो विद्यार्थी, उन दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है। आगे आ जाते हैं, ईरान के सेंट्रल बैंक को इजराइल ने घोषित किया आतंकी संगठन। सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी बदले की आग ठंडी नहीं हुई। ये बदले की आग नहीं है, एक्चुअली ये आग है कि ईरान को हमें पूरी तरीके से तबाह करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सो इजराइल द्वारा ईरान का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान या फिर सीबीआई भी इसको हम बोलते हैं, इसको आतंकी संगठन घोषित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और ये कदम थोड़ा सा विवादग्रस्त बताया जा रहा है कि हम किसी की बैंक को ऐसे कैसे आतंकी संगठन घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा मोटिव क्या है, आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ देना। आगे बात करते हैं यहाँ पर घटना का समय और संदर्भ की बात करें तो 25 अक्टूबर 2024 को इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने ईरान के सेंट्रल बैंक को जो आतंकी संगठन है वो घोषित किया था। अब ये निर्णय इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के आदेश पर लिया गया था, जिसे मोसाद और राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा मुख्यालय इकोनॉमिक वॉरफेयर ने प्रस्तावित किया था। उसके बाद ये जब 2024 में घोषित किया गया तो काफी वाद विवाद हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोपण किया गया। तो फाइनली वहां पर थोड़ी सी ईज दे दी गई थी और इन्होंने इस प्रस्ताव को उस समय रोक दिया था, वरना ये लास्ट ईयर ये काम करने वाले थे, लेकिन तब ये प्रस्ताव रुक गया, आगे पास नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो बैंक है ये आपका लेबनान का जो हिजबुल्लाह हो जाता है, गाजा का हमास हो जाता है, यमन के जो हैती विद्रोही है और ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स हैं, इनको ये पैसा देता है। और ये सारे के ही सारे क्या है, आतंकी संगठन हो जाते हैं। ये विद्रोह करते हैं, ये दहशत फैलाते हैं, लोगों को ये मारते हैं। यानी कि ये बैंक क्या कर रहा है, इनको फंडिंग दे रहा है। अब इनको अगर बैंक फंडिंग दे रहा है तो ये क्या करते हैं, उससे हथियार खरीदते हैं, अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर कोई संगठन किसी को यहाँ पर हथियार प्रोवाइड करवा रहा है, पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या, आतंकी संगठन हो गया। तो भले ही वो बैंक क्यों ना हो, इजराइल ने बोला कि हम इसको आतंकी संगठन घोषित करेंगे और फाइनली ये कदम उठा लिया गया। मेन जो इसका उद्देश्य था वो यही था कि इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था पूरी तरीके से, इनका जो फंडिंग था उसको पूरी तरीके से खत्म करना था, ताकि इन चीजों पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया जा सके। इजराइल का निर्णय और उसका तंत्र देखिए, कानूनी आधार, इजराइल ने अपने आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को आतंकी संगठन घोषित किया है। इस घोषणा के बाद इजरायली कंपनियों और व्यक्तियों को इस बैंक और इसके सहयोगी जो संस्थान है, इसके साथ किसी भी प्रकार का काम ना करने की यहाँ पर इजाजत दे दी गई है और पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप इस बैंक के साथ कोई भी काम नहीं कर सकते हो। आर्थिक प्रभाव, ये कदम ईरान की वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को और सीमित कर सकता है।
ईरान पहले से ही अमेरिका प्रतिबंधों के कारण जो आपकी स्विफ्ट होती है, यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल जो टेलीकम्युनिकेशन है, इससे बाहर है कि आपको वर्ल्ड वाइड जो बैंक्स है वो कनेक्ट करती हैं और अगर हेल्प की जरूरत होती है तो वो देती हैं। तो इससे तो इसको पहले ही बाहर कर दिया गया था और इजराइल ने भी अब सारी अपनी यहाँ की जो बैंक्स हैं और जो जितनी भी वित्तीय कंपनियां हैं उनको इससे बाहर कर लिया है कि ईरान की बैंक के साथ आपको कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। आगे आ जाते हैं सामरिक महत्व। ये घोषणा केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसके सहयोगी संगठन जो हिजबुल्लाह है इसकी जो सैन्य क्षमता है उसको विकसित करना है। इजराइल का मानना है कि ईरान इन संगठनों का हथियार और धन उपलब्ध करा करके क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देता है। अब जब ये घोषित कर दिया गया तो ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी है? ईरान ने इस कदम को गैर कानूनी और आर्थिक युद्ध बताया। उन्होंने बोला कि हमने एक युद्ध समाप्त किया है और आपने आर्थिक युद्ध यहाँ पर छेड़ दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है, राइट? तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है और उसके बाद कोई भी इस तरीके की फंडिंग या फिर उसके यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ कोई व्यापार करने के लिए तो नहीं आ रहा है। उसके साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं और इजराइल का ये कदम उसके ऊपर दबाव बना रहा है। यहाँ पर ईरान का कहना है कि हम अब दबाव से गुजर रहे हैं। अगर इन्होंने इस तरीके से हमारी बैंक के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को वापस ऐसे कुछ करने को कहा है तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा और वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन देन में हमें कठिनाई आ सकती है इंटरनेशनल लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखिए, भारत और ईरान के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है। सबसे पहले भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो भारत ईरान से कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे तो हमने थोड़ा बहुत उसमें कटौती करी थी। तो अब हम एज अ थर्ड पार्टी इनसे तेल लेते हैं। चाबार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इजराइल का ये निर्णय भारत के लिए जटिलताएं पैदा कर सकता है। पहले से ही लगभग 6 अरब डॉलर का भारतीय भुगतान तेल आयात के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में फंसा हुआ है। यदि इजराइल का ये कदम वैश्विक स्तर पर समर्थन प्राप्त करता है तो भारत को अपने व्यापारिक लेन देन के लिए वैकल्पिक रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। भारत को इस मामले में तटस्थ रुख अपनाने की जरूरत हो सकती है क्योंकि इजराइल के साथ भी भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली, ईरान का सेंट्रल बैंक पहले से ही कई पश्चिमी देशों में प्रतिबंधित जो है वो माना जाता है और वहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इजराइल का ये कदम अन्य देशों को भी ईरान के साथ वित्तीय लेन देन के लिए यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट करेगा। हालांकि रूस, चीन और कुछ अन्य देश हैं जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं क्योंकि वो अमेरिका की सुनते नहीं हैं। इसलिए भू राजनीतिक संदर्भ की बात करते हैं। ईरान इजराइल तनाव की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि 1 अक्टूबर 2024 को सबसे पहले ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में इजराइल ने 26 अक्टूबर 2024 को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। एक पहले भी आपका इतिहास में ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं, ऐसा नहीं कि ये आपकी 25 में ही हो रही है। इससे पहले 24 में भी ये सारा मामला चल ही रहा था। क्षेत्रीय गतिशीलता, हिजबुल्लाह, हमास और हैती विद्रोहियों के साथ ईरान का संबंध मध्य पूर्व में तनाव का एक प्रमुख कारण रहा है। इजराइल का ये कदम इन संगठनों को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका की बात करें तो अमेरिका ने पहले ही ईरान के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगा रखे हैं ऑलरेडी और इजराइल का ये कदम अमेरिकी नीतियों के अनुरूप है, तो अमेरिका को कोई दिक्कत है ही नहीं। और हाल ही में जो हमले हुए थे तो उसमें अमेरिका ने भी तो हमला किया ही है ना भाई, निस्तो नाबूद करने के लिए, तो वो तो पूरी तरीके से इजराइल के साथ ही होगा। आलोचना और चुनौतियों की बात करें, यहाँ पर कानूनी और नैतिक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि क्या हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए ये कर सकते हैं कि उसकी बैंक को ही हम पूरी तरीके से ब्लॉक कर दें, उसको इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमने किसी की बैंक क्लोज कर दी और उसके साथ हमने इंटरनेशनली व्यापार करना बंद कर दिया। अमेरिका ने ऑलरेडी प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो भी उसको कहता है आतंकी संगठन है, तो यानी कि उसका तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में उसको जो पैसा चाहिए होगा, जो लेन देन होगा, जो व्यापार होगा, वो ही कैसे करेगा। और अगर व्यापार नहीं होगा तो वहां के जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनको खाद्यान्न की समस्याएं हो सकती हैं, अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जो कि नैतिक तौर पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है। लेकिन नैतिक तौर पर तो किसी को मारना भी सही नहीं हो जाता है, आतंकवाद भी सही नहीं हो जाता है। तो अगर कोई देश ऐसा कर रहा है तो वहां पर नैतिकता के बारे में मुझे नहीं लगता कि सोचना चाहिए। आगे आते हैं प्रभावशीलता पर सवाल। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम प्रतीकात्मक हो सकता है क्योंकि ईरान पहले से ही वैश्विक वित्तीय प्रणाली में काफी हद तक कटा हुआ है और अब और भी ज्यादा साइडलाइन हो जाएगा। क्षेत्रीय अस्थिरता इससे ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि भैया शांति का माहौल स्थापित किया गया, सीज फायर हो गया, लेकिन नहीं, ये अलग तरीके की एक क्षेत्रीय अस्थिरता यहाँ पर वापस से क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।